इससे पहले भी एक वीडियो में हमने देखा था कि इस तरह की जो कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज, साइंट, जेंसा, केपीआईटी, परसिस्टेंट, ऐसी कंपनीज में क्लाइंट कंसंट्रेशन का बड़ा चक्कर होता है। बहुत कम क्लाइंट्स पर मैक्सिमम धंधा टिका हुआ रहता है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में भी सबसे बड़ा इश्यू कहीं ना कहीं यही है फिलहाल, जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत तेजी से गिर रहा है। तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और एक्चुअली हो क्या रहा है इसको देखते हैं। तो देखो, कंपनी का जो बिजनेस है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से एक है सर्विस बिजनेस, जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 77% कंट्रीब्यूशन करता है। तो एक जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है विनफास्ट, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो वहां से इनका जो बिजनेस है वो बहुत कम हो गया है, जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज का मेजर क्लाइंट था, मतलब सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक था। आज भी है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो एकदम गिर सी गई है और नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट अभी और ज्यादा दिख सकता है। तो यही वो मेन रीजन है कि जिससे कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर 4 में इतना कम आया। ठीक है, इसका इम्पैक्ट तो हुआ है एंड आगे शायद एक क्वार्टर में और होगा, बट ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है, क्योंकि कंपनी की जो नई डील्स है ये कवर अप हो सकती है एंड कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑर्डर पाइपलाइन ये थोड़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ती है, जिसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले अगर इंडस्ट्री ओवरव्यू देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी का जो कोर बिजनेस है ऑटोमोटिव सेगमेंट में है, जिसमें कंपनी ईआरडी मींस इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ग्लोबली ईआरडी स्पेंड अकॉर्डिंग टू 2023 $1.5 ट्रिलियन रहा है, जिसमें से सिर्फ 5% ऐसा है जो आउटसोर्सिंग होता है। मतलब अभी हेडरूम ऑफ ग्रोथ इस इंडस्ट्री में बहुत हाई है और वैसे भी आईटी आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया को हब माना जाता है। अब इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि FY24 में जो ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री वो 3.8% से ग्रो हुई है, लेकिन ईआरडी सेगमेंट 7.4% से इंक्रीज हुआ है, जिसमें जो प्योर प्ले ईआरडी कंपनीज है लाइक टाटा टेक एंड केपीआईटी ये एवरेज 35% से ग्रो हुई है। और आपको पता ही होगा कि इंडिया आईटी आउटसोर्सिंग के लिए हब माना जाता है, जहां अब फिलहाल एआई इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक्सप्लोसिव डिमांड है। वर्ल्ड में ऑटोमोटिव सेक्टर में रिगार्डिंग ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड सॉफ्टवेयर डिपेंड व्हीकल्स मतलब एसडीवी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है। ये सेक्टर आईटी इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज ऑपरेट करती है। अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी इस कंपनी को बाय कॉल दिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में मतलब कंपनी ने 2 मेजर माइलस्टोन अचीव किए हैं, जिसमें पहला है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बीएमडब्ल्यू। जब ये न्यूज आई थी तब शेयर थोड़ा ऊपर भी गया था। सेकंड है $30 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विथ तेलंगाना गवर्नमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। तो स्पेशली बीएमडब्ल्यू के साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है आने वाले क्वार्टर्स में विनफास्ट की भरपाई करके दे सकता है एंड उससे ज्यादा भी ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि विनफास्ट के कंपेयर में बीएमडब्ल्यू बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। अगर विनफास्ट को साइड पर रखें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी का जो सर्विस रेवेन्यू है वो 10.4% से इंक्रीज हुआ है एंड ईयर ओवर ईयर 30% से इंक्रीज हुआ है। तो विनफास्ट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेन। विनफास्ट की वजह से ये ग्रोथ कम हुई है। बाकी सर्विस इनका जो सर्विस सेगमेंट है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। साथ ही सर्विस सेगमेंट में इनके जो मार्जिन है FY23 में 30.5% थे, जो FY24 में बढ़ करके 31.5% हो गया, सीधा 1% ज्यादा है। सेकंड है एजुकेशन सिस्टम, जो कि कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ एरिया हो सकता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, जहां कंपनी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आसाम एंड उत्तर प्रदेश के लिए भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अगेन क्वार्टर 4 में इनका जो रिजल्ट है वो ईयर ओवर ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो 28% से रेवेन्यू कम हुआ, जहां विनफास्ट का एक बड़ा रोल है। ओके, बट कुछ एक्सेप्शनल थिंग का भी एक रोल है यहाँ पे। लाइक लास्ट ईयर मतलब FY23 क्वार्टर 4 में कंपनी ने मेजोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवर किए थे, लाइक एयरबस हो गया, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब, जिसकी वजह से उस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे आप इस चार्ट में भी समझ सकते हैं कि FY23 क्वार्टर 4 में इनका जो रेवेन्यू है वो देखिए आप काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके बाद के क्वार्टर्स और उसके पहले के क्वार्टर्स जो है। तो इसलिए ये रिजल्ट इतना कम लग सकता है। और सबसे पहले तो एक आईटी कंपनी के एनालिसिस के दौरान उनके जो टॉप क्लाइंट्स हैं और उनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को समझना या उसमें कितनी ग्रोथ आई है ये जानना काफी जरूरी रहता है। टाटा टेक के केस में इन दोनों में अच्छी ग्रोथ है, टॉप क्लाइंट्स भी बढ़े एंड टोटल वैल्यू ऑफ डील्स भी इंक्रीज हुई। और जैसा कि कंपनी की अर्निंग कॉल से समझ आता है, इनके फर्दर जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अलावा मतलब ऑटोमोटिव के अलावा जैसा हमने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ चांसेस काफी हाई है, लेकिन इसके बाद भी एरोस्पेस सेगमेंट में भी इनका जो पेनिट्रेशन है वो काफी इंटेंस है, क्योंकि कमर्शियल एरोस्पेस एंड डिफेंस एरोस्पेस इन दोनों में डिमांड काफी ज्यादा हाई है एंड लॉन्ग टर्म है, जहां इस कंपनी के जो मेन क्लाइंट्स हैं वो एयर इंडिया एंड एयरबस ऑलरेडी है, जहां इनका फोकस इंडियन डिफेंस पर भी है। टाटा मोटर्स एंड जेएलआर ये दोनों में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। आपने देखा होगा कि जो टाटा मोटर्स का रिजल्ट है, जो शेयर है, वो कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसका इनडायरेक्ट जो फायदा है वो टाटा टेक को भी मिल सकता है। एक तरह से ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि सिर्फ टाटा मोटर्स, जेएलआर, एयर इंडिया मतलब टाटा ग्रुप की जो इंटरनल कंपनीज है उस पर ही पूरी अगर डिपेंडेंसी रहेगी तो वो भी ठीक नहीं है।
चीज को टाटा टेक ने भी कंसिडर किया। लेकिन ये भी सच है कि एटलीस्ट यहाँ से इस कंपनी को एक ग्राउंड लेवल स्टेबिलिटी मिलती है। फोर्ड, मैक्लारेन एंड होंडा इन जैसी ग्लोबल कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। अगर विनफास्ट को साइड पर कर दें तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर। और विनफास्ट से जो लॉस हुआ है इनको, ये आने वाले समय में एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी भी रखते हैं। फाइनली एंड ऑफ द वीडियो हम इस तर्क पर आ सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, ऑप्टिमिस्टिक है, बट फिलहाल नंबर्स इनकी स्ट्रांगनेस को बैक नहीं कर रहा है, जैसा कि रिजल्ट वगैरह में दिख रहा है। एंड टाटा टेक का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है केपीआईटी, उसके नंबर्स टाटा टेक से काफी अच्छे हैं। उनके ग्रोथ, उनकी मार्जिन सब कुछ अच्छे हैं। मतलब नंबर्स में टाटा टेक पीछे है, बट फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और जनरली होता क्या है कि अगर नंबर्स का वेट करें तो मतलब जब नंबर्स कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस में दिखने लगेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी स्टॉक काफी ऊपर चला जाता है, बट कहीं ना कहीं उसे सेफ भी माना जाता है एक एंगल से, क्योंकि भले शेयर ऊपर निकल गया हो तो क्या, बट अगर नंबर्स अच्छे हैं तो ओवर द टाइम स्टॉक ग्रो ही करता है। बट फिलहाल अगर सिर्फ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बेसिस पर अगर स्टॉक को बाय किया जाए तो थोड़ा रिस्क है, बट हायर रिटर्न्स के भी चांसेस रहता है। बस यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है। लाइक इस केस में यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, बैकग्राउंड स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है। अगर विनपास को साइड पे करें तो अब ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि कौन कौन सा अप्रोच पसंद करता है। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन या बायसनेस नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।